जय हिंद प्यारे बच्चे। नमस्कार प्यारे बच्चे। आज मैं हिंदी के क्लास लेकर आया हूं। जो क्लास 12 का हिंदी है, दिगंत है, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। बिहार बोर्ड इंटर मीडिएट एग्जाम जो छात्र 2026 में देने वाले हैं, उन छात्रों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आज हिंदी विषय में मैं बात करूंगा। वह हिंदी का वो होगा काव्यखंड। काव्यखंड, मैं काव्यखंड के बारे में बात करूंगा। जो कड़बक है मलिक मोहम्मद जैसी जी इस कड़बक के रचनाकार है और पहला कविता है। काव्यखंड के मतलब होता है कविता का खंड, कविता का भाग्य, जिसमें हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जैसी। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, ये टॉपर एकेडमी पीसीएम क्लासेस इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, अब इसके बाद से जो भी क्लास चलेगी, मैं लाइन बाय लाइन एक एक करके मैं पूरा चीज लाऊंगा, जो आपके 2026 के एग्जाम में आपके लिए बेहद बेहद सहायता मिलेगा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, तो मैं कहूंगा कि क्लास अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक कॉपी लेना होगा और एक कलम लेना होगा, क्योंकि मैं यहां पर ऑनलाइन जो क्लास ये आप देख रहे हैं, यानी ऑफलाइन का आपको इसमें काम भी करना है, जैसे लिखना भी है। इसमें जितना पॉइंट्स हम बताएंगे आपको वीडियो के तौर पर, लाइन जितना भी हम पंक्ति के बारे में बताएंगे वो पूरा का पूरा आपको लिखना होगा। और जैसे मैंने स्टार पॉइंट्स से जो मलिक मोहम्मद जैसी जी के जो कड़बक के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आपको लिखना होगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं कहूंगा एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, यह काव्यखंड है, पहला काव्यखंड है जो कड़बक है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जैसी कौन है, इनकी जीवनी पहले जानेंगे। जीवनी के जानने के बाद इनकी रचना क्या है, ये अपनी रचना में क्या बात किए हैं, उनका जिक्र करेंगे। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आप बने रहें और आपको मैं कहूंगा कि आप जरूर नोट कीजिएगा। प्यारे बच्चे, जरूर आपको नोट करना है, क्योंकि जितनी भी कविता आपको 12th क्लास के दिगंत का जो है और कहानियां हैं, मैं एक एक करके आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आपको उसमें नोट करना है, नोट करना है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, यह है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी, तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पढ़ने से पहले हम लोग को मलिक मोहम्मद जैसी की जीवनी जानना है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, क्योंकि जीवनी से भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो यह है, आप चित्र देखकर पहचान सकते हैं, यह है जैसी जी, यानी मलिक मोहम्मद जैसी। ये जैसी क्या है, कौन थे, कौन है, ये कुछ पता नहीं है, लेकिन इनकी जीवनी पढ़ने के बाद आपको मैं विश्वास दिला देता हूं अभी कि आपको पूरा का पूरा कन्फर्म याद हो जाएगा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आपके जबान पर दौड़ने लगेगा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, तो ये जैसी जो है, जैसी है, आप देख रहे हैं। अब जैसी की एक एक कहानियां, इनकी जीवनी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है, तब रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आप ध्यान करेंगे, यहां पर कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। प्यारे साथियों, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, आपको स्टार भी बनाना है। जैसे मैंने लिखा है, यह जैसे आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे आपको मैं शुरू में ही बोला है कि आपको नोट भी करना होगा। एक कॉपी और एक कलम की सहायता से आपको बनाना होगा नोट। हिंदी का लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा, इंग्लिश का लाइन बाय लाइन मिलेगा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आपको नोट बनाना होगा। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, तो 15वीं सदी के उत्तरार्ध में
अनुमान करके बताया जा रहा है 1492 में। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, अगर आपसे कहा जाए इसमें अनुमानतः शब्द आ गया, इसका मतलब है कि इनकी जीवनी की बारे में, इनके जन्म कथा के बारे में पूरा डिटेल्स उतनी जानकारियां नहीं है प्यारे साथियों, लेकिन जितना भी है सफिशिएंट है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो हुआ था 15वीं सदी के उत्तरार्ध में। आपसे पूछा जाता है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस सदी के उत्तरार्ध में हुआ था, तो 15वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। अनुमानतः कब बताया जा रहा है? 1492 में। 1492 में प्यारे साथियों। अब आ गया अगला अपॉइंटमेंट है, मलिक मोहम्मद जैसी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी का जो निधन हुआ था कब हुआ था? ये अनुमानतः, इसमें भी अनुमानतः करके बताया जा रहा है 1548 में। 1548 में। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, ये आपको समझ में आ रहा है मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ था? निधन यानी होता है मृत्यु। मृत्यु कब हुआ था? तो 1548 में हुआ था। तो मैं विश्वास कर रहा हूं प्यारे बच्चे कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ध्यान रखना है, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान यानी इनका निवास कहां था? तो जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी के जायस नामक इनका क्या था? निवास था। जायस नामक जो इलाका था वहां पर इनका क्या था? निवास था। लेकिन किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन से नगर है? तो कब्र अमेठी। कब्र अमेठी जो जिला है उस जिला के कौन से? तो जायस नामक नगर में, जायस नामक गांव में इनकी जन्म हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान किस प्रदेश, निवास स्थान कौन सा प्रदेश है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला? तो कब्र अमेठी। कब्र अमेठी के कौन सा नगर? तो जायस नामक नगर में। मैं विश्वास कर रहा हूं प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको नोट भी करना है प्यारे बच्चे, नोट भी करना है। चलिए अगला अपॉइंटमेंट है, मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम क्या था? तो मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम क्या था? तो मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। क्या था प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे? मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का क्या नाम था? तो मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। चलिए बहुत अच्छा प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था? अब इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनके जो गुरु थे वो सूफी संत थे। कैसे संत थे प्यारे साथियों? सूफी संत थे। तो सूफी संत, अब सूफी का मतलब क्या होता है आगे चलकर मैं बताऊंगा, इसी में ही बताऊंगा, इसी क्लास में बताऊंगा कि सूफी का मतलब क्या होता है। तो प्यारे साथियों, मलिक मोहम्मद जैसी के जो गुरु थे शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आपको समझ में आ रहा है मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? तो शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर जो इनके गुरु थे वो सूफी संत थे। सूफी संत क्या होता है चलिए मैं बता देता हूं। सूफी का मतलब होता है प्रेम में विश्वास। जिन कवियों को प्रेम में विश्वास होता है या जिन संतों को प्रेम में विश्वास होता है उन्हें सूफी संत कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इनके जो गुरु थे वो सूफी संत थे। तो जब इनके गुरु सूफी संत थे तो मलिक मोहम्मद जैसी भी कैसे संत होंगे? तो सूफी संत थे। तो सूफी संत थे। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं विश्वास कर रहा हूं कि जितना भी पॉइंट मैं बता रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे, मलिक मोहम्मद जैसी के वृत्ति कैसी थी? अब इनके वृत्ति के बारे में, वृत्ति, इनकी वृत्ति क्या था? मलिक मोहम्मद जैसी के वृत्ति क्या था? तो आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी का काम। ये वृत्ति माने क्या क्या काम किए थे? तो आरंभ में जायस में, यानी जायस इनका निवास स्थान था, तो जायस में किसका काम किए थे? किसानी का। बाद में शेष जीवन कहाँ बिताए? फकीरों के। फकीर यानी साधु संत में। कहा? साधु संत में। तो उसके बाद बचपन में ही अनाथ हो गए। प्यारे बच्चे, अनाथ मतलब समझते हैं जिसके माता पिता
की मृत्यु हो जाती है, जिसके माता पिता नहीं रहते हैं, उन्हें ही अनाथ कहा जाता है। तो दुखद की बात है कि मलिक महमद जैसी के बचपन में ही क्या हुआ था, वह अनाथ हो गए थे, इनके माता पिता का देहांत हो गया था। आप जान रहे हैं भली भांति कि माता पिता की सर पर से जो साया जो होती है, जो छाया होती है, ये छाया जब हट जाती है उसके बाद उसका क्या नतीजा होता है आप स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं। आपके इलाके में ऐसे किसी भी बच्चे की माँ और पिता मर जाते हैं, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं रहता है, तब उस समय उस बच्चे की क्या हालत होती है। तो यह प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, आप ये भली भांति समझ रहे हैं, ये बहुत दुखद की बात होती है। तो दुखद की बात यह है कि मलिक महमद जैसी बचपन में ही अनाथ हो गए थे और साधु और फकीरों के साथ भटकते हुए इनका बचपन बीता। साधु और फकीरों के साथ भटकते हुए इनका क्या बीता? बचपन बीता। तो प्यारे साथियों, आप जा रहे हैं कि अब साधु और फकीरों में क्यों गए? साधु और फकीरों में जाने का मतलब था इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था और साधु संत को कोई भी व्यक्ति उन्हें भोजन दे देता था। तो यह व्यक्ति साधुओं और फकीरों के अपना जीवन अपना लिए, जीवनी अपना लिए, जिसके कारण ये गए कि कम से कम मुझे भोजन तो मिलेगा। तो प्यारे साथियों, ये फकीरों और साधुओं में की श्रेणी में चले गए। तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि इनकी वृत्ति समझ में आ रही होगी कि आरंभ में क्या काम किए थे, जास में रहकर किसानी के काम किए, बाद में शिष्य जीवन कहाँ बीता है? फकीरों में। बचपन में ही क्या हो गए? अनाथ हो गए। अनाथ होने के बाद इनका कोई जब देखभाल करने वाला नहीं रहा तो यह साधु और फकीरों के श्रेणी में चले गए। कम से कम कोई इनको भोजन तो खिला देगा, इनकी जीवनी तो चल जाएगा। साधु आपके दरवाजे पर भी कोई आते हैं तो आप बिना कोई भी चीज होता है बिना संकोच किए उन्हें जरूर कुछ भोजन के लिए देते हैं या जरूर उन्हें कुछ अनाज जो होता है दान उन्हें जरूर करते हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं समझ रहा हूं, मुझे विश्वास हो रहा है कि आपको मलिक महमद जैसी की वृत्ति आपको समझ में आ रही है। चलिए अब अगला पॉइंट है, मलिक महमद जैसी के व्यक्तित्व कैसा था? मलिक महमद जैसी के व्यक्तित्व कैसा था? तो प्यारे साथियों, मलिक महमद जैसी के जो व्यक्तित्व था वो चेचक के कारण रूपहीन। अब जानते हैं कि चेचक के कारण क्या होता है? चेचक क्या होता है? चेहरे पर फोड़ा फोड़ा निकलता है, शरीर पर फोड़े फोड़े निकलता है, जो हमारे गांव समाज में कहा जाता है कि माई का आसन आया है, माता जी का आसन आया है। तो इनका व्यक्तित्व यही था कि चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे। जब चेचक होता है तो चेहरा पूरी बदरंग हो जाती है, चेहरा पूरा बदरंग हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा टाइप के हो जाता है। प्यारे साथियों, तो बाईं आंख और कान से भी वंचित हो गए। चेचक हुआ तो बाईं आंख रूपहीन तो हो ही गई, उसके बाद बाईं आंख से भी वंचित हो गए और कान से भी वंचित हो गए। मैंने आंख से दिखाई देना भी बंद कर गया और कान से सुनाई देना भी बंद कर दिया। उतना होने के बाद भी ये घमंडी नहीं करते थे प्यारे बच्चे, फिर भी मृदुभाषी थे, मनस्वी थे और स्वभावतः संत थे। वो स्वभाव से संत थे, सभी के मन के मोहने वाले थे। अब आप जानते हैं प्यारे साथियों कि साधु के श्रेणी में जो भी व्यक्ति चले जाते हैं साधु के श्रेणी में, वह किसी से नफरत नहीं करते हैं। उनके लिए वह किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं रखते हैं। उनका कोई क्या क्या कर रहा है, कोई उनके बारे में क्या कर रहा है, उसके बारे में जरा भी वो सोचते नहीं है। तो सेम वही कहानी है मलिक महमद जैसी के। तो मलिक महमद जैसी किस कारण रूपहीन थे? तो चेचक के कारण। किसके कारण रूपहीन थे प्यारे साथियों? तो चेचक कारण रूपहीन थे। बाईं आंख और कान से भी क्या हो गए? वंचित हो गए। लेकिन किसके कारण? चेचक के कारण। चेचक कितना इनको गंभीर आ गया प्यारे साथियों, इनको इतना गंभीर कर दिया कि बाईं आंख और कान से भी वंचित हो गए। उतना होने के बाद भी मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः संत थे। इतना होने के बाद भी स्वभावतः संत थे। इनके मन में किसी प्रकार का किसी लिए कोई द्वेष नहीं था। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं विश्वास कर रहा हूं कि प्यारे बच्चे आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अब आप ध्यान रखना है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मलिक महमद जैसी के कृतियां कौन कौन सी है? इनके द्वारा कौन कौन सी रचना किया गया? मलिक महमद जैसी क्या क्या चीज की रचना किए थे? तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान या देखना है पद्मावत। वो पद्मावत की भी रचना किए थे। आपसे पूछा जाएगा पद्मावत की रचना किसने किया था? तो मलिक महमद जैसी ने।
अखरावट की रचना किसने किया था? तो मलिक महमूद जैसी ने। आखिरी कलाम की रचना किसने किया था? मलिक महमूद जैसी ने। चित्ररेखा की रचनाकार किसने किया था? मलिक महमूद जैसी ने। कारनामा की रचना किसने किया था? तो मलिक महमूद जैसी ने। मोहरी बायमी बताओ एक ही हुआ, इसको भी मलिक महमूद जैसी। मसलनामा की रचनाकार किसने किया? तो मलिक महमूद जैसी। चंपावत की रचनाकार किसने की? तो मलिक महमूद जैसी। हुनरनामा की रचना किसने किया? मलिक महमूद जैसी। इस्तरावत की रचना किसने किया? मलिक महमूद जैसी। मैं विश्वास कर रहा हूं प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए आपको मैं फिर बता दे रहा हूं कि मलिक महमूद जैसी की जो एक कृतियां है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक महमूद जैसी की। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक महमूद जैसी की। अखरावत किसकी रचना है? तो मलिक महमूद जैसी की। आखिरी कलाम किसकी रचना है? मलिक महमूद जैसी की। चित्ररेखा किसकी रचना है? तो मलिक महमूद जैसी की। कारनामा किसकी रचना है? मलिक महमूद जैसी की। मोहरी बायमी किसकी रचना है? मलिक महमूद जैसी की। मसलनामा किसकी रचना है? मलिक महमूद जैसी की। चंपावत किसकी रचना है? मलिक महमूद जैसी की। हुनरनामा किसकी रचना है? मलिक महमूद जैसी की। इस्तराहत किसकी रचना है? मलिक महमूद जैसी की। मैं विश्वास कर रहा हूं प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। मैं कहूंगा कि आपको नोट भी करना है, जितना भी मैं बातें बता रहा हूं आपको नोट करना है। और आपको मैं बता दे रहा हूं एक एक करके जितनी भी कविता और कहानियां हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, वो पूरा का पूरा मैं प्यारे बच्चे आपके लिए लाइन बाय लाइन में क्लास लेकर आऊंगा और एक एक करके मैं बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, आज मलिक महमूद जैसी का 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। आज उनकी पूरी कविता कहानी पढ़ के फाइनल, कल आपका क्वेश्चन आंसर फाइनल कर देंगे। तो प्यारे साथियों, पहले जीवनी पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनकी कविता पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ेंगे प्यारे साथियों। तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मलिक महमूद जैसी की कौन कौन सी कृतियां हैं, मलिक महमूद जैसी क्या क्या चीज की रचना किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्यारे साथियों मलिक महमूद जैसी कैसे कवि थे। मलिक महमूद जैसी जो थे वो कैसे कवि थे? मलिक महमूद जैसे कैसे कवि थे? जैसी जी कैसे कवि थे? तो प्रेम के पीर कवि, सूफी कवि। यानी सूफी कवि का मतलब होता है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। सूफी का मतलब होता है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। यानी जिन व्यक्तियों को प्रेम में विश्वास होता है उन्हें यही होता है कि हम प्रेम के द्वारा ही संसार में परमात्मा को पा सकते, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, नफरत करके आप परमात्मा को नहीं पा सकते हैं, ईश्वर को प्राप्ति नहीं कर सकते। प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पा सकते, क्योंकि प्रेम जो होता है तो हर व्यक्तियों के दिल में परमात्मा की निवास होती है, देवी देवता की निवास होती है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मलिक महमूद जैसी वो प्रेम के पीर कवि थे। कैसे कवि थे? जब प्रेम के पीर, यानी इन्हें सूफी कवि कहा जाता है। जब इनके गुरु जो थे वो सूफी कवि थे, सूफी संत थे, तो ये भी तो सूफी होंगे। और सूफियों का विश्वास होता है प्रेम में कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्यारे साथियों, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला पॉइंट है मलिक महमूद जैसी कड़बक की रचना की है। मलिक महमूद जैसी किसकी रचना? कड़बक। आपसे पूछा जाएगा कड़बक की रचना किसने किया? तो मलिक महमूद जैसी। कड़बक की रचना किसने किया? तो मलिक महमूद जैसी। कड़बक की रचना किसने किया है प्यारे साथियों? तो मलिक महमूद जैसी। और कड़बक का अर्थ क्या होता है? तो कड़बक बनता है दोहा और चौपाई के क्रम में। दोहा और चौपाई के क्रम में, दोहा और चौपाई को मिलाकर एक कड़बक की रचना किया जाता है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, यानी दोहा और चौपाई के क्रम में कड़बक को बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अब आएंगे यहाँ पर मलिक महमूद जैसी। अब मलिक महमूद जैसी की यहाँ पर जो कड़बक जो है, यहाँ पर कितने कड़बक लिए गए हैं यहाँ समझने की प्रयत्न करना है प्यारे साथियों। मलिक महमूद जैसी के यहाँ पर कितने कड़बक लिए गए हैं? तो मलिक महमूद जैसी के 2 कड़बक। कितने कड़बक लिए गए हैं? तो 2 कड़बक, जिसमें ये पहला कड़बक है। पहला कड़बक में मलिक महमूद जैसी जी क्या बता रहे हैं? तो प्यारे साथियों कह रहे हैं मलिक महमूद जैसी पहले कड़बक में यह बताते हैं, यानी बता रहे हैं क्या चीज? तो अपने रूपहीनता के बारे में। अब रूपहीन किसके कारण हुए थे? तो चेचा के कारण हुए थे। और एक आंख से अंधेपन, अपने आंखों से अंधेपन और कानों से वंचित होना, और कानों से वंचित और कानों से बहरा भी हुए थे।
होने के बावजूद भी वे इतनी गुणी है कि अपने इन्हीं गुणों से यानी अपने गुणी से सभी का ध्यान अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। यानी यह इतने गुणी हैं, रूपहीन हो गए तो क्या, आंखों से यानी अंधे हो गए तो क्या, कानों से वंचित हो गए तो क्या, फिर भी ये इतनी गुणी थे कि इन्हीं गुणी के कारण, इन्हीं गुणों के कारण सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और कहते हैं कि इन्हीं गुणों के कारण पद्मावत जैसी मैंने मनमोहक कृतियां की रचना किया है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, यह मलिक मजैसी का ये आत्मविश्वास है अपने ऊपर कि अगर क्या है कि अपने जो हम रूपहीन है तो क्या है, आंखों से अंधे हो गए तो क्या है, एक आंख से अंधे हो गए तो क्या है, मेरा एक आंख तो है, और एक कानों से वंचित हो गए तो क्या है, एक कान तो है। इतना होने के बावजूद भी मैं गुणी हूं। उन लोगों के बीच में अपना गुणवान साबित करना चाहते हैं, गुणी साबित होना चाहते हैं, अपने आप को आत्मविश्वास दिला रहे हैं कि मैं गुणी हूं, मैं रूपहीन हूं तो क्या हूं, मैं रूपहीन हूं तो क्या हूं, मैं आंख से अंधे हूं तो क्या हूं, कानों से बहरे हूं तो क्या हूं, लेकिन मैं गुणी हूं। मुझे आत्मविश्वास है कि मैं जो किया हूं वो दो आंखों वाले व्यक्ति, वह दो कानों वाले व्यक्ति, वह सुंदर सुशील व्यक्ति नहीं कर सकता है जितना मैंने किया है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, ये मलिक मजैसी का आत्मविश्वास हम कहेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, तो फिर भी कहते हैं कि इसी गुणों के कारण मैं पद्मावत जैसी मनमोहक कृतियां की रचना किया हूं। यानी इसी गुण के कारण पद्मावत जैसी मनमोहक कृतियां की रचना किए हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं कहूंगा कि मलिक मजैसी के पहले करबक की कहानियां आपको समझ में आ गया कि मलिक मजैसी पहले करबक में क्या बताए हैं, तो आपको समझ में आ गया। मलिक मजैसी पहले करबक में क्या बताते हैं, तो अपने रूपहीनता के बारे में बताते हैं, और आंखों से अंधेपन के बारे में बताते हैं, कानों से वंचित होने की बात बताते हैं। इतना होने के बाद भी अपने कहते हैं कि मैं गुणी हूं और इन्हीं गुणों के कारण मैं सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता हूं, और मुझे आत्मविश्वास है कि इन्हीं गुणों के कारण मैं पद्मावत जैसी मनमोहक कृतियां की रचना किया हूं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं विश्वास कर रहा हूं कि मलिक मजैसी, यहाँ पर दो करबक ली गई है, लेकिन पहले करबक मलिक मजैसी क्या बताना चाहते हैं ये आपको समझ में आ रहा है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, चलिए मैं कहूंगा मलिक मजैसी को जैसे अपने कर्मों पर आत्मविश्वास है, उसी प्रकार आप भी प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आप भी अपने कर्मों पर जरूर विश्वास रखिए, क्योंकि जब तक अपने ऊपर विश्वास होता नहीं है तब तक जीत होता नहीं है। प्यारे साथियों, जब तक आपके ऊपर अपने आप को, खुद को भरोसा नहीं होगा, अपने आप को जब भरोसा नहीं दिला दीजिएगा, अपने आप को जब आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक आप को जीत नहीं मिल सकती है, आपको जीत नहीं मिल सकती है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं कहूंगा कि आपको जरूर ये समझ में आ रही है। चलिए, पहले करबक में तो बता दिए मलिक मजैसी अपने आत्मविश्वास के बारे में। अब दूसरे करबक में क्या बताते हैं, तो दूसरा करबक में प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आप देखेंगे कि दूसरे करबक में जैसी जी क्या बताना चाहते हैं। दूसरे करबक में मलिक मजैसी का ये दूसरा करबक, दो करबक में, यहाँ दो करबक लिया गया, लेकिन पहला करबक में क्या बताया और दूसरा करबक में आपको ध्यान रखना है। मलिक मजैसी वो अपने दूसरे करबक में क्या बताते हैं प्यारे साथियों, वो बता रहे हैं कि दूसरे करबक में ये बताते हैं कि उन्होंने करबक में अपने कलेजे के खून और अपने नैन के जल से भिगोकर रचना किए। ये पंक्ति जो रचना किए हैं प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, तो अपने कलेजे के खून से और नैन के जल से भिगोकर रचना किए। आप समझ सकते हैं प्यारे साथियों, आप समझ सकते हैं कि मलिक मजैसी वो कितना दुख में थे, कितना दर्द में थे, कितना इनको तकलीफ हुआ था। जैसे मैं बता देता हूं, मलिक मजैसी को एकाएक चेचक नहीं हुआ, वो कुछ दिनों के बाद जब हुआ, कुछ दिनों के बाद इनको चेचक हुआ,
तो अपने पुराने चेहरे को, अपने पुराने रुतबा को याद करके तकलीफ में पहुंचे हैं और तकलीफ इनको हो रहा है। उसी लिए यानी इसी कारण इसीलिए कहते हैं कि मैंने ऐसे कर्वक की जो रचना किया है तो अपने कलेजे के खून से निकालकर मैं रचना किया है, और नैन के जल से, नैन के जल यानी आंसुओं से रोते हुए मैंने ऐसे पंक्ति को भिगो कर मैंने रचना किया है। और वह कहते हैं कि इस धरती पर वह ना राजा रथसेन रहा। प्यारे साथियों, कह रहे हैं कि वह नहीं राजा रथसेन है और न वह रूपवंती पद्मावती रानी है, और नहीं वह, प्यारे साथियों, और नहीं वह रूपवंती पद्मावती रानी है, और नहीं वह बुद्धिमान सुआ है। सुआ यानी सुगा, बुद्धिमान सुआ यानी सुगा नहीं है वह, नहीं और राघव चेतन न अलादीन रहे, उन बस कोई नहीं रहा, बस कोई नहीं रहा उनके द्वारा किया गया यश यानी प्राप्त किया गया यश और उनके गुण रह गया इस पृथ्वी पर। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, ये कह रहे हैं किस धरती पर नहीं वह राजा रथसेन है, न रूपवती पद्मावती रानी है, और नहीं वह बुद्धिमान सुगा है, और नहीं वह राघव चेतन अलादीन है। कोई नहीं रहा इस जग में, इस जग में उनके द्वारा प्राप्त किए गए यश और उनका गुण रह गया। जिस तरह एक फूल मर जाता है, जिस तरह एक फूल झड़ जाता है, डाली से टूटकर गिर जाता है, पर उसकी सुगंध उसी में रह जाती है। प्यारे साथियों, तो प्यारे बच्चे, तो उसी प्रकार राजा रथसेन नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किया गया कर्म इस पृथ्वी पर है। रूपवती पद्मावती रानी नहीं है, लेकिन उसका कीर्ति समाज में है। और वो बुद्धिमान सुगा वो नहीं है, लेकिन कीर्ति उसकी समाज में है। राघव चेतन अलादीन कोई नहीं रहा, उन इसमें से कोई नहीं रहा, लेकिन इन लोगों की कहानी समाज में रह गई है। जैसे एक फूल डाली से टूट जाता है और फिर भी उसमें सुगंध बस ही रहती है। अर्थात कवि कहते हैं कि हमारे द्वारा किया गया काम, यश और हमारा गुण यहाँ रह जाएगा। यानी बताना चाहते हैं प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, कि मैं भी जो कर रहा हूं, मैं भी जो काम कर रहा हूं, जिसकी रचना कर रहा हूं, मेरे द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, मैं भी न रहूंगा। प्यारे साथियों, मैं भी न रहूंगा, लेकिन मेरे द्वारा किया गया काम, यश और प्राप्त किया गया यश और मेरा जो गुण है इस पृथ्वी पर रह जाएगा, इस पृथ्वी पर रह जाएगा। प्यारे साथियों, और इसी गुणों के कारण, इसी गुणों के कारण, इसी यशों के कारण समाज में मुझे याद किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, इनको आत्मविश्वास है और इस समाज में अमर होने की सूचना देते हैं कि आप अमर हो सकते हैं, मरकर भी आपके समाज में लोग आपका नाम लेगा। आपके कर्मों के वजह से, आपके कर्म रूपी फलों से समाज में आपका नाम लिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप समझ रहे हैं कि अगर मलिक मोहम्मद जैसी जैसी अगर काम नहीं किए होते तो इनका नामो निशान नहीं होता और हम लोग नहीं जानते। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको यह मलिक मजैसी की जो 2 कड़बक की जो सारांश है, यहाँ पर जो हम लोग 2 कड़बक पढ़े हैं, जिसमें पहले कड़बक में क्या बताए थे और दूसरे कड़बक में क्या बताया, यह मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं कहूंगा कि जितनी भी इसमें मैं बातें बताया हूं, ये आपको एक नोट करना होगा, आपको लिखना होगा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, तब मजा आएगा। मजा तब आएगा जैसे इनको आत्मविश्वास है, इनको आत्मविश्वास है कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन मेरा कीर्ति समाज में रह जाएगा और उसी कीर्ति के कारण लोग समाज में मुझे पूजेंगे, लोग समाज में मुझे याद करेंगे। तो आप भी अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और कर्म ऐसा कीजिए कि एक दिन आपको भी, जैसे इस पृथ्वी पर प्यारे साथियों, जाहिर सी बात है, सब कोई जानते हैं कि यहाँ पर कोई अमर होने नहीं आया है,
एक न एक दिन सब किसी को जाना ही है। लेकिन आप अगर जाएं या हम जाएं यहाँ से, तो ऐसा कर्म करके जाएं, ऐसा कर्म करके जाएं कि समाज में यह छाप बन जाए, समाज में आपकी नाम चले। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, इसके लिए आपको अपने ऊपर मलिक महमूद जैसी को जैसे अपने ऊपर आत्मविश्वास है, उसी तरह से आपको आत्मविश्वास करके अपने सकारात्मक राह में, सकारात्मक दृष्टि से आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, चलिए, मैं विश्वास कर रहा हूं कि मैं जितनी बातें बता रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे साथियों, अब आ गया मलिक महमूद जैसी की कड़बक। मलिक महमूद जैसी की कड़बक है। अब इस कड़बक में क्या बताते हैं मलिक महमूद जैसी जी? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला कड़बक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा कड़बक है। तो पहले कड़बक की पहले हम लोग अर्थ जानेंगे, यानी क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद दूसरे के कड़बक के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आप समझेंगे कि पंक्ति जो है, पंक्ति का अर्थ जब आपको समझ में आता है तो क्वेश्चन देना, क्वेश्चन का आंसर देना, जवाब देना मजा आ जाता है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, चलिए, जिंदगी में मलिक महमूद जैसी जी तकलीफों से गुजरे हैं, इसलिए वे अमर होना चाहते हैं। पृथ्वी पर कोई नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ उसकी कीर्ति समाज में रह जाएगी। तो उसी प्रकार कवि मलिक महमूद जैसी को भी जब इनको चेचक नहीं होता, रूपों से रूपहीन नहीं होते, आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं होते, तो ऐसी मनमोहक कृतियां की रचना करने में वो सोच नहीं पाते। प्यारे साथियों, यानी कहने का मतलब है कि जब ठेस लगता है तो बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि बढ़ता है। उसी प्रकार आपको भी एहसास तब होगा जब एक दिन आपको पैरों में ठोकर लगेगी, जब आप गिरिएगा, उस समय आपको विश्वास होगा प्यारे साथियों कि हमें किस दृष्टि से हमें किस राह पर चलनी चाहिए, कौन सा राह मेरे लिए अच्छी है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आप जरूर देखेंगे। चलिए, मलिक महमूद जैसी की एक कृतियां है, यानी कड़बक है, जिसमें पहले कड़बक में क्या बताते हैं, कह कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। एक नैन माने कवि का तो दो आंख था, लेकिन एक आंख से क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। तो इसीलिए एक आंख की चर्चा करें, कवि करे कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन के कवि मोहम्मद जी यानी जैसी जी गुनी यानी गुणवान है। कवि इनको ऊपर आत्मविश्वास है कि क्या हुआ, मेरे भगवान ने एक आंख ले लिया तो क्या हुआ, लेकिन एक आंख तो है ना, एक आंख के होकर भी मैं गुणवान हूं, एक आंख के होकर भी मैं गुणवान हूं। इनको पूरा आत्म भरोसा है, आत्मविश्वास है प्यारे साथियों, कि कवि कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन के होकर भी हम गुनी हैं। सोई भी मोहा जी कभी सुनी, यानी जो भी कवि सुनते हैं वह क्या हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं, मेरे प्रति आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं। मेरे कृतिया के बारे में या मेरे दुख दर्द, मेरे प्रेम की पीड़ा को जो समझते हैं, जब सुनते हैं तो मेरे प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, इनको ये पहला कृति, पहला कड़बक का ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में यही बता रहे हैं कि एक नैन के होकर भी हम गुणी हैं। इन्हीं गुणों के कारण जब कोई व्यक्ति सुनते हैं तो वह व्यक्ति मेरे प्रति आकर्षित हो जाते हैं, मेरे प्रति आकर्षित हो जाते, विमोहित हो जाते हैं। प्यारे साथियों, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको पंक्ति का समझ में आ रहा है। चलिए फिर कह रहा है चांद जैसे जग विदिया तारा। प्यारे साथियों, ये कह रहा है कि चांद के जैसा जग में, संसार में विधाता यानी भगवान ने, ईश्वर ने मुझे अवतार दिया, चांद के जैसा सुंदर। प्यारे साथियों, मैं कहूंगा कि कोई भी बच्चा कैसा भी है, लेकिन अपने माता पिता के नजर में वह चांद से भी वो सुंदर है, चांद से भी सुंदर है। तब सुंदर है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, कोई भी है, कैसा भी है, एक माँ का बच्चा लूला है, लंगड़ा है, कैसा भी है, काना बहरा, कुछ भी है, लेकिन अपने माँ के नजर में, अपने पिता के नजर में वह बच्चा प्यारा रहता है और चांद से भी
वह क्या है, वह बहुत सुंदर होता है। तो प्यारे साथियों, माँ के दर्द, पिता के दर्द आपको समझ में नहीं आएगा। माँ का दर्द, पिता के दर्द आपको तब समझ में आएगा जब कोई व्यक्ति स्वयं माँ नहीं बन जाती है और कोई व्यक्ति पिता नहीं बन जाते, तब तक उसका दर्द समझ में नहीं आता। तो मैं विश्वास कर रहा हूं प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा है। तरह की चांद जैसे जग विद्या अवतारा, चांद जैसे जग विद्या अवतारा, चांद के जैसा जग में विधाता ने मैंने भगवान ने मुझे अवतार दिया है। दिन फिर भी दिए हैं कलंक की न उजियारा। उस चांद ने भी कलंक दिए हैं, उस चांद में भी क्या लगा है, कलंक लगा है, उसमें भी दाग लगी है, उसमें भी कालिख पोती गई है, उसमें भी दाग लगा है प्यारे बच्चे। लेकिन की है उजियारा, लेकिन उजाला किया हुआ रहता है कौन, चांद। तो प्यारे साथियों ये कह रहे हैं कि क्या हुआ कि भगवान ने मुझे बदरंग कर दिया, रूपहीन कर दिया, तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपने गुणों के कारण मैं उजाला करता रहूंगा। मैं उन लोगों के बीच में चमकता हुआ नजर आऊंगा जो लोग सुंदर सुशील व्यक्ति है, उन लोगों के बीच में चमकता हुआ नजर आऊंगा। जैसे चांद में कलंक लगने के बाद भी विधाता उसे कलंक भी लगा दिए, फिर भी वह उजाला किया हुआ रहता है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए प्यारे साथियों, करे कि जग सूझा एक ही नैना, जग को सूझ लिए, करें कि मेरा एक आंख है, एक ही नैना है, एक ही नैन है, मेरा एक आंख ही काफी है जग को सूझने में, सूझने यानी समझने में, पूरे जग को, समाज को, इसे संसार को देखने के लिए, संसार की कृति या संसार में मैंने कुछ भी करने के लिए मेरा एक आंख ही वो काफी है। प्यारे बच्चे, इनको अपने ऊपर मैं बार बार कर रहा हूं कि इनको ऊपर आत्मविश्वास है। जिन व्यक्तियों को आत्मविश्वास हो जाता है अपने ऊपर, वह व्यक्ति कभी जीतता है। प्यारे साथियों, कभी जीतता है, हार नहीं मानता, हारता नहीं है। प्यारे साथियों, तो कह रहा है कि जग को सूझ लिया एक ही आंख से, मेरा एक ही आंख है जग को समझने के लिए, संसार को समझने के लिए। उवा सुख अस नखतन माहा, जैसे नक्षत्र ग्रहों के बीच जो शुक्र ग्रह है वो फिर भी वह चमकता हुआ नजर आता है। शुक्र ग्रह पूरे नक्षत्र ग्रहों के बीच चमकता हुआ नजर आता है। उसी प्रकार मेरा एक आंख ही काफी है, उन दो आंखों वाले व्यक्तियों के बीच में मैं चमकते हुए नजर आऊंगा। जैसे शुक्र ग्रह पूरे नक्षत्र ग्रहों के बीच वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं विश्वास कर रहा हूं कि पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आ रहा है। चलिए फिर कहा जा रहा है, अगला पंक्ति में कहना क्या चाह रहा है कि जो नहीं आम बही डाभ ना होई, जब ले आम में डाभ नहीं होगा, चेप नहीं होती है, मंजर नहीं लगती है, तब तक तो नहीं सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता, तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता। यानी कहना चाहते हैं कि आम में जब तक चेप नहीं लगेगा, यानी दाग नहीं लगेगा, तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता। वो कहना चाहते हैं कि अगर ईश्वर मुझे आंखों से अंधे, कानों से बहरे और रूपहीन चेचक से यदि नहीं करते, तो मैं ऐसी कृत्य की रचना कर ही नहीं पाता, मैं कर ही नहीं पाता, मैं सोच ही नहीं पाता। यानी कहने का मतलब है, गांव समाज में कहा तब जानते प्यारे बच्चे, लोग कहता है कि जब तक ठेस नहीं लगता है तब तक बुद्धि नहीं बढ़ता है। तो वही है कि जब धोखा आपको मिलेगा या धोखा किसी को मिलता है तो व्यक्ति को आत्मविश्वास बढ़ता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को मैं कहूंगा कि जिन व्यक्तियों का आत्मविश्वास हो जाता है, जैसे मलिक में जैसी को अपने ऊपर आत्मविश्वास है, उसी प्रकार अगर आपको अपने ऊपर हो जाएगा तो आप जरूर आप सफल बन जाएंगे। प्यारे साथियों, जो आप पढ़ रहे हैं, आप सफल कब बनते हैं, जब अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है कि मैं इस चीज को जान गया, इसके बारे में अगर कोई व्यक्ति कुछ पूछेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं जवाब दूंगा। प्यारे साथियों, मैं जवाब दूंगा। तो यही है कि जो नहीं आम बही डाभ ना हुई, जब ले आम में डाभ नहीं होता है, चेप नहीं लगती है, कौले सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध बसता नहीं है। किन्हा समुद्र पानी जो खारा, कहते हैं कि समुद्र का पानी जो है वो क्या होता है, खारा होता है,
पानी, समुद्र का पानी वो खारा होती है। प्यारे साथियों, कहा जाता है, ये कहते हैं कि पानी, समुद्र का पानी क्या होती है? खारा होती है। तो वह अति भैव असूझ अपारा, तबे तो वह असूझ और अपार है। वह समुद्र का पानी खारा होने के बाद भी, आज खारा होने के बाद, नमकीन होने के बाद भी वह असूझ है, जिसको सूझ नहीं सकते हैं, आप उसको जांच नहीं सकते हैं कि कितना है, और अपार है, अनंत है, फिर भी वह क्या है? वह खारा है। तो इसमें भी तो कलंक है, इसमें भी तो कलंक है। समुद्र के पानी में भी कलंक बताया गया। कलंक होने के बाद भी असूझ है। असूझ मतलब जिसको सूझ नहीं सकते हैं, जिसको जांच नहीं सकते हैं, और यह क्या है? अपार है, यानी अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, उसके बाद कहा जा रहा है, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से जैसे विनाश किया गया, शंकर भगवान ने सुमेरु पर्वत को विनाश करने के लिए वह क्या किए? त्रिशूल को जैसे चलाएं, तो भा कंचन गिरी लाग आकाशा, वह कंचन गिरी, वह पर्वत, वह पठार, वह पर्वत पहाड़, वह कंचन बन गया, सोना का सोना बन गया, लाग आकाशा, और आकाश को छू दिया। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, यहाँ पर बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे चाहा कि मैं आंखों से अंधे हो गए, आंखों से अंधे कर देना, अंधे कर दे रहा है, और कानों से बहरे कर दे रहा है, और चेचक के कारण रूपहीन कर दे रहा है। तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन मैं नीचे गिरा नहीं, मैं नीचे नहीं गिरा प्यारे साथियों, बल्कि मैं उस जो वह सुमेरु पर्वत के समान बन गया, सोना के समान बन गया। तो यह अपने ऊपर कह रहे हैं प्यारे साथियों कि सुमेरु पर्वत को विनाश किया गया त्रिशूल से, लेकिन वह विनाश नहीं बल्कि सोना बन गया और आकाश को छू दिया। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, ये अपनी तुलना उस सुमेरु पर्वत से कर रहा है कि भगवान ने चाहा मुझे बर्बाद करना, लेकिन मैं बर्बाद नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, कहा कि जो नहीं घड़ी कलंक ना पारा, जब ले घरिया में कलंक यानी कोयला को रहकर पारा गर्म नहीं करते हैं, कांच हुई नहीं कंचन कारा, तब तक कच्ची धातु वह कंचन नहीं बनता है, सोना नहीं बनता है, कच्ची धातु सोना नहीं बनता। प्यारे साथियों, यानी कह रहे हैं कि जब तक घरिया में, घरिया यानी होता है एक सोनार भाई लोगों के पास होता है, सोना को गलाने का एक घरिया होता है, उस घरिया में रख कर तब तक हम तपाते नहीं है, गर्म नहीं करते हैं, तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं बनता है। यानी बता रहे हैं कि भगवान ये ईश्वर यदि अगर मुझे आंखों से अंधे और कानों से बहरे और रूपों से रूपीन नहीं करते, तो मैं ऐसे कृत्य की रचना कर ही नहीं पाता, कृत्य की रचना कर ही नहीं पाते। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं विश्वास कर रहा हूं कि पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें अगला पंक्ति में एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव कर रहे हैं। एक नैन, अब एक ही नैन की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक आंख इनका क्या हो गया था, इनका एक आंख से अंधे हो गए थे। तो एक नैन जस दर्पण, एक नैन है, मेरा एक आंख दर्पण के समान है, तेहू निर्मल भाव, फिर भी वह निर्मल और स्वच्छ है, फिर भी निर्मल और स्वच्छ है। प्यारे साथियों, कह रहे हैं कि मेरा एक आंख दर्पण के समान है, मेरा एक नैन दर्पण के समान है, फिर भी निर्मल है और स्वच्छ है, सब रूपवंत। इसी कारण सब रूपवंत यानी बड़े बड़े रूप वाले व्यक्ति गाही मुख जो ही कहीं कई चाऊ, और मेरे मुख को जोते हैं, कई बाट जोते हैं और मेरे प्रति आकर्षित होते हैं। तो प्यारे साथियों, ये मलिक मजैसी की पहली कड़वक है, और पहली कड़वक में मलिक मजैसी को आत्मविश्वास है। कहते हैं कि मेरा एक आंख है वो दर्पण के समान है और निर्मल और स्वच्छ है। इसी कारण बड़े बड़े रूपवंत, बड़े बड़े सुंदर व्यक्ति
मेरे मुख की बाट जोते हैं और मेरे प्रति आकर्षित होते हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं विश्वास कर रहा हूं कि मलिक मोहम्मद जैसी की ये पहली जो कड़बक है ये आपको समझ में आया है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप लोग को पहली पंक्ति जो मलिक मोहम्मद जैसी के कड़बक का पहला पंक्ति आपको जरूर समझ में आया है। और आपको जब समझ नहीं, थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो एक बार नहीं, आप 2-4 बार उस वीडियो को जरूर देखिए, इसको जरूर 2-4 बार देखिए, कि देखने के बाद ही आपको पूरा क्लियरफाई हो पाएगा, पूरा का पूरा क्लियरफाई कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, ये रहा आपका दूसरी पंक्ति कड़बक जैसी की। तो दूसरी, जैसे पहली कड़बक का अर्थ हम लोग समझे हैं, उसी तरह से दूसरी कड़बक का अर्थ भी हम लोग को जानना है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, कहा जा रहा है कि यहाँ पर जैसी जी कह रहे हैं प्यारे बच्चे कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, यानी बताया जा रहा है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। यहाँ कवि बता रहे हैं कि मोहम्मद जी इसे जोड़ कर सुना रहे हैं कि जो कविता जो है, इस कविता को जोड़ कर, जैसे वो बताया है कि मैं अपने कलेजे के खून और नैन के जल से भिगोकर मैं ऐसी पंक्ति की रचना किया हूं। तो आपको यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि मैंने इसे जो सुनाया है या सुना रहा हूं, तो अपने कलेजे के खून से और नैन के जल से, यानी नैन के जल से भिगोकर मैं ऐसी कृतिया की रचना किया हूं, ऐसे पंक्ति को बनाया हूं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, यानी जो भी सुन लेता है वो प्रेम के पीर को पा जाता है, प्रेम के पीड़ा को, इनका दर्द को समझ जाता है। यानी प्यारे साथियों, ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने कलेजे के खून से अपने दुख को, अपने कष्ट को नैन के जल से भिगोकर, आंखों के आंसुओं से भिगोकर मैंने ऐसी कृति की रचना किया हूं, और जो भी व्यक्ति इसे सुनते हैं तो मेरे प्रेम की पीड़ा को समझ जाते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, उसके बाद कहा जा रहा है जोरी लाई रकत के लेई। अब कह रहा है कि जोरी लाई, मैंने जोड़ा है इसे रकत के लेई लगाकर, रकत यानी खून का लेई लगाकर मैंने इसे बनाया है। प्यारे साथियों, आप जान रहे हैं कि एक घर को तैयार करने के लिए ईंट, उसके बाद सीमेंट, छड़, गिट्टी और बालू को ही प्रयोग किया जाता है, तब एक घर को तैयार किया जाता है। तो कभी यहाँ पर करें जैसी जी करें कि जोरी लाई रकत के लिए, मैंने इसे जोड़ा है अपने रकत के लिए, रक्त से, अपने कलेजे के खून से मैंने इसे जोड़ा है। इसे लेई लगाकर, उस लेई से, जैसे आटा के लेई लगाकर आप किसी चीज को साटते हैं, तो मैंने इस पंक्ति को अपने कलेजे के खून से निकालकर, पानी नहीं कलेजे के खून को निकालकर मैं इसे लेई बनाया हूं, और मैं ऐसे कृतिया के, ऐसे कविता की मैं रचना किया हूं। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, यानी गहरी प्रेम के, यानी नैन के जल से भिगो हैं, अपने गहरे प्रेम की जो पीड़ा है उसे नैन के जल से, आंखों के आंसुओं के जल से भिगोकर ऐसे बनाया है। करके और मन जानी कविता सकीना, अरे मन ही जानता है, अब मन ही जानता है, मकू रहे जगत में चिना, मैं रहूं या न रहूं इस जगत में, इस संसार में मैं रहूं या न रहूं, मेरा मन ही जानता है अब यहाँ कि मैं रहूं या ना रहूं। कहां सो राजा रथसेन अस राजा, कहां है वह राजा रथसेन, जो परम वीर, जो वो राजा रथसेन, वो कहां है जो अपने आप को बाहुबली साबित करता था, वो कहां है वह राजा रथसेन, कहां वह सुआ असी बुद्धि अपराजा, कहां है वह सुआ, यानी वह सुगा, बुद्धिमान सुगा, वो कहां है जो बुद्धिमान की श्रेणी में आता था, वो कहां है, अब नहीं है। प्यारे साथियों, करे कि अलाउद्दीन सुल्तान, और कहां है वो अलाउद्दीन सुल्तान, कहां है वो अलाउद्दीन, वह सुल्तान कहां है, कहां राघव चेतन की न बखान, कहां है और राघव चेतन जिनकी कोई बखान कर रहा है, कोई नहीं है बखान कर रहा है। कहा कर कि कह रूपन सुबह पद्मावती रानी,
कहाँ है वह स्वरूप, वह सुंदर पद्मावती रानी कहाँ है। अब कोई नहीं रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा प्यारे साथियों प्यारे बच्चे, लेकिन जग में इस संसार में कहानी रह गया है। तो यही कहा जा रहा है कि कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई नहीं रहा जग रही कहानी, कहाँ है वह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई नहीं रहा, नहीं वह राजा रथसेन है और नहीं वह बुद्धिमान सुगा है, न अलादीन सुल्तान है, नहीं वह राघव चेतन है और नहीं वो पद्मावती रानी है, कोई नहीं रहा, जग में रह गया उनकी कहानी है। तो प्यारे साथियों उसी प्रकार ये बताना चाहते हैं कि मैं भी न रहूंगा, लेकिन मेरा कीर्ति, मेरा समाज में यश ये रह जाएगा, और मैं नहीं रहूंगा लेकिन मेरे कीर्ति की वजह से समाज में याद किया जाएगा। फिर कह रहे हैं यहां पर प्यारे साथियों, कह रहे हैं कि धानी सो पुरख जस कीर्ति जासु, यानी धानिक जो पुरुष जस कीर्ति जासु, धानी सो पुरख जस कीर्ति जासु, धानी वही पुरुष होता है जो कीर्ति के रूप में यश प्राप्त करता है, अपने कीर्ति अपने कर्मों से यश प्राप्त करता है। प्यारे साथियों धानी पुरुष यानी पुरुष वही होता है जो यश प्राप्त करता है, अपने कीर्ति से अपने कर्मों से यश प्राप्त करता है। फूल मरे पे मरे ना बासु, फूल मर जाता है, फूल झड़ जाता है, लेकिन उसका बास, उसकी सुगंध नहीं मिटती है। प्यारे साथियों प्यारे बच्चे वही कहना चाहते हैं कि मैं भी ना रहूंगा लेकिन मेरी कीर्ति समाज में रह जाएगी। कोई यानी कई नई जगत जस बेचा, कई नई लीन मोल जस मोल, कहा जा रहा है कि कोई नहीं है जगत में जस को बेच दे, कोई नहीं है इस संसार में कि जस को क्या करे प्यारे साथियों को बेच दे, और कोई नहीं है कि इसे मोल कर ले, कि कोई इसे खरीद ले। किसी के जस को, किसी के कीर्ति को, किसी के द्वारा प्राप्त किया गया यश को किसी के पास ताकत नहीं है कि कोई खरीद ले प्यारे साथियों, और कोई नहीं है कि अपना कीर्ति किसी से बेच दे, ऐसा नहीं होता है प्यारे साथियों प्यारे बच्चे। अब लास्ट पंक्ति में कह रहे हैं कि जो यह पढ़े कहानी, यानी जो यह पढ़ता है कहानी, यानी यह कविता जो पढ़ता है, हम सब रह दुई बोल, हमारे बारे में दो शब्दों में जरूर स्मरण करता है, दो शब्दों में जरूर बोलता है प्यारे साथियों, मेरे प्रेम की पीड़ा को दो शब्दों में स्मरण जरूर करता है, चर्चा जिक्र जरूर करता है प्यारे साथियों। तो मैं कहूंगा प्यारे बच्चे कि आपको समझ में आ रहा होगा, यह मलिक मोहम्मद जैसी की ये दूसरी करबक है, और दूसरी करबक में अपने आप को वो बता रहे हैं कि एक दिन मैं भी ना रहूंगा लेकिन मेरी कीर्ति समाज में रह जाएगी, और मेरे द्वारा प्राप्त किया गया इसी समाज में रह जाएगा। जैसे ना वह राजा रथसेन है, न बुद्धिमान सुगा, न ही अलाउद्दीन सुल्तान, और न ही राघव, न स्वरूप पद्मावती रानी है, कोई नहीं रहा, लेकिन जग में उनकी कहानी रह गई। धनिक पुरुष वही होता है जो जस करता है, जस के रूप में कीर्ति यानी जस प्राप्त करता है, कीर्ति से यश प्राप्त करता है। फूल मर जाता है फिर भी उसकी सुगंध मिटती नहीं है। एक दिन मैं भी ना रहूंगा लेकिन मेरी कीर्ति सुगंध की तरह इस समाज में फैली रहेगी, अमर बनी रहेगी। इसी कीर्ति की वजह से समाज में मुझे याद किए जाएंगे, जैसे राजा रथसेन को याद किए जाते हैं, वो बुद्धिमान सुगा को याद किया जाता है, अलादीन सुल्तान को याद किया जाता है, राघव चेतन को याद किया जाता है, वह स्वरूप पद्मावती रानी को याद किया जाता है। प्यारे साथियों कहा जा रहा है कि कोई नहीं है इस समाज में जो जस को बेच दे, यानी यश को बेच दे, और कोई नहीं है समाज में कोई उस यश को खरीद ले। कहते हैं कि जो भी यह पढ़ता है यह कहानी हमारे शब्दों में हमारे बारे में दो शब्दों में स्मरण जरूर करता है, मेरे बारे में दो शब्दों में जिक्र जरूर करता है। तो चलिए प्यारे साथियों प्यारे बच्चे, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। एक बार आप लोग देख लीजिए, और मैं कहूंगा कि आपको एक कविता जरूर समझ में आ रही है, और यह मलिक मोहम्मद जैसी की ये कविता है। मैंने जीवनी पहले बताया, जीवनी आपको नोट भी करना है,
और कविता को पंक्ति समझना ही समझना है, क्योंकि जब तक पंक्ति समझ में नहीं आता तब तक आप क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। तो प्यारे साथियों, यह मलिक में जैसी का कविता है और फिर मैं कल सेकेंड वीडियो में मिलूंगा इसका मलिक में जैसी के क्वेश्चन आंसर लेकर। आप तैयार रहिएगा प्यारे साथियों। जय हिंद प्यारे बच्चे।